हेलो एवरीवन, लीनियर अलजेब्रा के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। कुछ बेसिक सीखा। लीनियर ट्रांसफॉर्म उसे कहते हैं जो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को, होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को एक्चुअली फॉलो करें। क्या था? f ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ वाई। तो अगर ये फॉलो होता है तो क्या बोलते हैं उसे? होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज उसी के आगे बढ़ते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स और सीखेंगे जिसको हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कुछ उसमें प्लस करना, माइनस करना, ये सब चीजें हैं। तो ये टॉपिक नंबर 2 है इस चैप्टर का, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम मीनिंग वाइज जाएं तो अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए, तब उसे हम अलजेब्रा बोलते हैं। नाम है उसका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का मीनिंग समझो। अलजेब्रा ऐसे करके लिख लो। अलजेब्रा क्या होता है? देखो, इफ f v1 f2 v2 f कौन सा है? फील्ड वाला कैपिटल F है। f b n l t या अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT समझ गए ना? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन f is called algebra ही, बस ऑफ नहीं, algebra if f is या f satisfies, ऐसे लिख दो, f satisfies associative and distributive with respect to multiplication। बस एक जस्ट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन सीधा सीधा अलजेब्रा का मतलब प्लस माइनस करने से ही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। देखो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है दैट इज फॉर ऑल x, y, z belongs to v1 बोलो या v से w बोलेंगे तो v बोल देना, एंड इस तरह से a या b या c belongs to f। नंबर वन एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव कैसे बोलते हैं? देखो ऐसे बोलते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल हो जाए, कैसे? x इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे। ये तो है एसोसिएशन। और सेकंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है इन डिस्ट्रीब्यूशन का? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि अगर ऐसे लिखा है x डॉट वाई प्लस जेड, तो क्या बोलेंगे? x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और ऐसे बोले कि x प्लस वाई है और z डॉट कर रहा है, तो x डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड, इस तरह से कह देते हैं। ठीक है। एक इसमें तीसरी बात और जो है उसे और लिख लो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट में स्केलर भी लिख लेना। ठीक है, वही मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट में स्केलर लिख लेना। तो वो जो तीसरी बात है वो स्केलर के बारे में, ऑल्सो सेकेंड पॉइंट के अंदर ही आ रहा है वो, डिस्ट्रीब्यूटिव में। कैसे लिखेंगे? a इंटू ऐसे एक्स वाई इज इक्वल a इंटू एक्स, ये y बाहर,
या x इंटू a इंटू वाई, ये है इसका मतलब। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही है मल्टीप्लीकेशन का एक तरह से। ये x जो है, चाहे तो a जो है x के साथ लिखो या फिर y के साथ लिखो, ये सब इक्वल है। इन्हें कहते हैं हम अलजेब्रा, मतलब प्लस और डॉट करना। मल्टीप्लाई और प्लस ही बाइनरी ऑपरेशन माने जाते हैं, बाकी जो माइनस है, डिवाइड है, वो तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो हम जो अलजेब्रा में पूरे कंप्यूटिंग लैंग्वेज में यूज करने वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ ये दो ही हैं। इनके कॉम्प्लीमेंट तो नेगेटिव ऑपरेशन और डिवीजन, वो अपने आप इनके अंदर इनहेरेंट है। नेगेटिव कैसे बन जाएगा? किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स। डिवीजन कैसे बनेगा? किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो ही इनके कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस है, इसलिए हम माइनस को और डिवाइड को यहां पे कहीं पढ़ते नहीं है। बस दो फंक्शंस आपने पढ़ लिए कि मल्टीप्लाई और प्लस किस तरह से ऑपरेट होते हैं। सिमिलर फैशन में डिवाइड और माइनस भी ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए इस सब को क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। और मोस्टली क्या कहा जाए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सभी को तो अलजेब्रा कहते हैं। तो यहां पर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अलजेब्रा पढ़ना है। कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करनी है, प्लस करनी है, माइनस करनी है, कुछ इस तरीके का। तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का अलजेब्रा। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं जरा यहां पर किसकी, रेंज ऑफ टी की एंड होमोमॉर्फिज्म या रैंक की। देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा दो बातें आपसे करना चाहता हूं। क्या आप ये जानते हैं लास्ट क्लास में कि हमने फंक्शंस को क्या बताया था? फंक्शन के बारे में मैंने कुछ बातें कही थी आपसे कि जैसे मान लो यहां पर हम फंक्शन f बोले या t बोले, ठीक है, कोई t बोल रहे हैं हम, और v1 से v2। अभी मुझे लिखने देना बस, क्योंकि सारी बातें यहीं से निकल के आएंगी आगे जो हम पढ़ेंगे। देखो, t जो है एक रूल है, एक रिलेशन है, एक फंक्शन है। v1 से ये v1 है, ऊपर लिखता हूं, ये v1 है और ये v2 है, ये v2 है। ठीक है, इनके बीच में कोई एस्टेब्लिश हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, t बोलो या फिर उसे f बोलो, दोनों बातें सेम है। अब हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बात, क्योंकि यहीं से चीजें निकल के आएंगी। जो x होगा, x वाला कोई एलिमेंट, वो तो v1 को बिलोंग करेगा, और इसकी जो इमेज है, उसे हम fx कह रहे हैं, वो बिलोंग करेगा v2 को। बहुत पहले से ये बात जानते हैं हम। ठीक है, ये x v1 को और fx v2 को बिलोंग करेगा। बहुत पहले हम कह चुके थे कि जो v1 है इसे हम डोमेन कहते हैं, ये v2 जो है इसे हम कोडोमेन कहते थे, याद है? और डोमेन में ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो x कौन है? ऑब्जेक्ट। कोडोमेन में इमेज रहती है, तो fx कौन है? इमेज है। fx के लिए इस x को प्री इमेज भी बोलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या था? प्री इमेज। तो इसको हमने प्री इमेज नाम भी दिया था, याद है ना आपको सब? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ओके, ध्यान से सुनना आप, अब बहुत ध्यान से सुनना। इमेजेस का वो कलेक्शन, इमेजेस का कलेक्शन, ओनली इमेजेस का कलेक्शन क्या था? रेंज। याद आ रहा है? हो सकता है कुछ एलिमेंट्स इसके बाहर हो, तो फिर वो इनटू हो जाएगा, और अगर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है तब ये ऑनटू हो जाएगा, तब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं। कितनी बात याद है आपको? यहां ये जो मैं f बना रहा हूं आपके लिए, इस f में थोड़ा अच्छा सा नहीं बन रहा, इस f में ये जो सेट मैंने ग्रीन वाला बनाया, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये इमेजेस हैं एक्चुअली, और इसी का नाम क्या था?
रेंज, RG, क्या नाम था इसका? रेंज था। तो अब आपको क्या समझना है, रेंज जो होती है वो V2 का सबसेट होती है। आज इसका नाम रेंज को इमेज सेट को हम क्या बोलते हैं? RT बोलते हैं इसे, RT इमेज, RT इमेज सेट, ट्रांसफॉर्मेशन T की इमेजेस, रेंज ऑफ T। ठीक, अब एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आने जा रही है, उसको ध्यान से सुनना। हाँ जी, रेड पेन से लिखता हूं, रेड अलर्ट। यहां कभी भी कोई एलिमेंट खाली होगा क्या? डोमेन में क्या कोई एलिमेंट खाली हो सकता है कभी? वो फंक्शन ही नहीं होता जिसमें यहां कोई एलिमेंट खाली रह जाए। याद है ना आपको? यूनिक इमेज का मतलब कम से कम एक इमेज और एक की दो इमेज ना हो, यूनिक इमेज, याद है ना? तो कोई खाली ना रहे और किसी की एक से ज्यादा इमेज भी ना हो, तो कम से कम एक इमेज तो एग्जिस्ट करेगी, तो यहां कोई खाली नहीं रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है, यहां पर कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, यहां पर कुछ यहां कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी मैपिंग, उन एलिमेंट्स की मैपिंग, सुन रहे हो आप? कुछ एलिमेंट यहां ऐसे बनाता हूं, कुछ एलिमेंट यहां ऐसे होंगे जिनकी मैपिंग इधर वाले V2 के 0 एलिमेंट पर होगी। इस पूरे कलेक्शन की मैपिंग हो सकता है, रहेगा तो इमेज में ही ना, इमेज से बाहर तो नहीं जा सकता, तो इस पूरे की मैपिंग जो है वो क्या हुई? 0 और 0 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो 0 डैश अब यहां V2 का नंबर बनने जा रहा है। इमेज में तो रहेगा ही, क्योंकि इमेज में है तो फिर इस ग्रीन सर्कल के अंदर रहेगा, जो इमेज नहीं है ग्रीन सर्कल से बाहर रहो। तो ये कुछ एलिमेंट यहां ऐसे होंगे जिनकी इमेज यहां के 0 पर है, उसी को हम कहते हैं यहां एंटी नल स्पेस। ये RT रेंज स्पेस, एंटी नल स्पेस। तो ये एंटी जो है इसको क्या नाम देते हैं? नल स्पेस। और इसी का दूसरा नाम है कर्नेल। और ठीक है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूरा नाम है, लेकिन कर्नेल से याद रखना। कर्नेल कहते हैं, रेंज ऑफ टी कहते हैं, लेकिन इस RT का नाम क्या है? RT का रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी, ऐसे। इसे क्या कहेंगे? नल स्पेस। ये नल स्पेस किसके अंदर है? V1 के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, के कौन से पेन से लिखूं? कुछ अलग होना चाहिए, चलो इससे लिख के देखता हूं आज। हाँ जी, ठीक है। एंटी ना V1 के अंदर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंटी होता है ना, एंटी वो सबसेट होता है V1 का, और RT जो है ना इधर, RT वो RT सबसेट होता है, RT सबसेट होता है V2 का। V2 कौन है? कोडोमेन। V1 कौन है? डोमेन। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो यहां पर देखो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। ये दो बातें जो मैंने कही, नल स्पेस और रेंज, इन्हीं की कहानी है बस आगे। अगर आपको ये यहां समझ में आ गई तो आगे बहुत इजी हो जाएगा काम। रेंज जो होता है वो कोडोमेन के वे एलिमेंट्स होते हैं जो इमेज सेट होते हैं। अब इस इमेज में 0 तो जरूर होगा। अगर कुछ एलिमेंट्स सिर्फ 0 पर मर्ज अप हो रहे हैं, उसकी इमेज 0 हो रही है, तो वे सभी एंटी को क्रिएट करेंगे, नल स्पेस को क्रिएट करेंगे। वे सभी एक्स मतलब मैं पूरे का नाम एक्स कह रहा हूं, वे सभी एक्स जो इसके 0 पर फोकस कर रहे हैं वो नल स्पेस में। वे सभी fx जो इमेज है x की, उसे कहते हैं RT। अब देखो लैंग्वेज में डेफिनेशन आने जा रही है,
लैंग्वेज में डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इनकी। आरटी की देखो बेसिक सी डेफिनेशन समझो। आरटी को ऐसे लिखते हैं, आरटी जो है वो y है, और y क्या है, y बराबर fx है, और fx कौन है, x है v1 के, और fx किसको बिलोंग कर रहे हैं, v2 के। ये है इसकी डेफिनेशन कि ये इमेजेस सेट है, y बराबर fx बिलोंग करते हैं v2 को, और जिसमें x बिलोंग कर रहा है v1 को। अब इधर आ जाओ, इधर एंटी की डेफिनेशन। एंटी में वे सभी x जिनकी इमेज 0 पर हो। 0 डैश मैंने इसलिए बोला ताकि आप v2 समझ पाओ, इसके भी एलिमेंट को हम 0 बोल देंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, इधर यहां पर हम लिखेंगे एंटी, तो एंटी को ऐसे लिखेंगे, वे सभी x, ये ध्यान दो, यहां क्या लिखा है y इमेजेस, और यहां क्या लिखा है ऑब्जेक्ट्स x, जिनकी इमेज x में रखने पर 0 डैश आ जाए, और ये 0 डैश किसका हो, v2 का। x किसके हैं, v1 के, x बिलोंग्स टू v1, ये इसकी डेफिनेशन है। v1 बोलो, आ रही डेफिनेशन लिखना कि नहीं, इसके अंदर तक चलेगी, थोड़ा और पीछे करके लिख देता हूं, कोई नहीं अलग लिख देता हूं लिखने के लिए, अलग लिख देता हूं, कोई बात नहीं। इधर लिख लो, कहां लिखूं, यहां नीचे लिख देता हूं। एंटी क्या है, वो सभी x जिनकी इमेज 0 डैश है, और ये 0 डैश कौन है, v2 वाला। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देखो यहां फॉर ऑल नहीं लिखेंगे, बस कॉमा लगा देंगे, x बिलोंग्स टू v1। क्या आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। एक चीज मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी आपको, नल स्पेस, वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ाया था, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ध्यान हो तो एक लेक्चर में लास्ट में मैंने कहीं आपको इमेजेस पढ़ाते हुए जीरो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ, दिखा देता हूं मैं, ये लो। एक चीज मैंने जीरो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया आपको, ये टी नॉट या फिर ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या लिखा था, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ही जीरो है कि कुछ भी रखो आप उसमें, उसे वो जीरो कर देगा। यहां जो जीरो आ रहा है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आ रहा है, यानी यहां तो आप किसी भी एलिमेंट को रखेंगे तो जीरो ही आएगा, एकमात्र ऑप्शन जीरो है। यहां सभी एलिमेंट को वो जीरो पे ऑपरेट कर देगा, तो ये नल स्पेस नहीं है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। नल स्पेस में क्या फर्क है कि ट्रांसफॉर्मेशन जीरो नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन सबको जीरो नहीं बनाता, बल्कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रखने से जीरो बनता है, बाकी को रखने से जीरो नहीं बनता। यह फर्क आप ठीक से समझ लो। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में और नल स्पेस में इतना फर्क है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन सभी एक्स को जीरो पे बनाएगा, चाहे कोई नॉन जीरो होने को तैयार हो। लेकिन नल स्पेस के केस में क्या है, नल स्पेस के केस में यहां कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो जीरो को मैप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे होंगे जो जीरो को मैप करेंगे। कितनी बात आपको समझ में आ रही? जो जीरो को मैप करेंगे तो सिर्फ वो पर्टिकुलर जो जीरो को मैप कर रहे हैं। यहां ट्रांसफॉर्मेशन जीरो नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो नंबर्स जो जीरो को मैप कर रहे हैं वही एंटी बनाएंगे। आई बात समझ? वहां जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पूरे एलिमेंट्स जीरो को मैप करते हैं, तो वहां ये नल स्पेस नहीं है। नल स्पेस की कैटेगरी में ट्रांसफॉर्मेशन तो अदर देन जीरो होनी चाहिए। इसलिए यहां पर क्या कहा गया, यहां पर यह बोला गया कि x सभी x के लिए जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं, कुछ के लिए हो जाए तो वो जो कुछ बनता है तब कहलाता है वो नल स्पेस। आगे बात समझ? तो ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नल स्पेस के बीच में फर्क है। इतनी बात क्लियर है? तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, ये डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन में रेंज होती है तो उसका सबसेट होती है V2 का, कोडोमेन का। ये X डोमेन के एलिमेंट्स है, तो डोमेन्स में ही नल स्पेस मिलेगा। नल स्पेस
सब स्पेस होता है V1 का। ध्यान से सुनो, नल स्पेस सब स्पेस होगा V1 का, और रेंज सब स्पेस होती है V2 का। आई बात समझ? ये हम अभी आगे चल के रिजल्ट भी प्रूफ करेंगे कि नल स्पेस इज द सब स्पेस, लेकिन किसका? जिसके अंदर वो है, किसके अंदर है वो? V1 के। RT रेंज स्पेस वो भी एक सब स्पेस है, लेकिन किसका? जिसके अंदर वो है V2 के। तो अगर मैं इसे VW कहूं तो ये V का हो जाएगा, ये W का हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है उससे? इतनी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ी सी बात रिजल्ट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के, वो यहां पर मैं यूज करने जा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझो कि जिन एलिमेंट्स की मैपिंग 0 पर होती है वो एंटी में रहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? देखो, सम रिजल्ट्स ऑफ LT। LT की रिजल्ट है, बहुत इजी है, आप देखना कितने आराम से वो रिजल्ट यूज करते हैं। देखो, पहला तो रिजल्ट ये है कि T0 जो होता है वो 0 ही होता है हमेशा। T0 हमेशा 0 ही होगा। अगर आप 0 रखेंगे तो वो 0 होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहां पर 0 डैश लगा रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि 0 डैश जो है ये V2 का है, एंड 0 जो है वो किसका है? वो V का है। तो यही बात मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि जो 0 डैश मैंने बनाया वो इधर है, और इधर जो है, इधर वाले का जो 0 है, इधर वाले का जो 0 है उसको मैं 0 ही कहूंगा। तो इसमें 0 तो हमेशा रहता है। ध्यान से सुनो, T0 हमेशा 0 डैश होगा, तो एंटी में कम से कम एटलीस्ट 0 तो रहेगा। कितनी बात समझ में आई? दूसरी बात, 0 का मतलब 0 वेक्टर से है। 0 का मतलब 0 वेक्टर से है। अब जरा याद करो, किसी 0 वेक्टर की रैंक कितनी होती है? किसी 0 वेक्टर की रैंक मतलब एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही लाइन लिखी है और वो ही 0 है, तो 0 कहलाएगी। ठीक है ना? 5 वेक्टर है एक्चुअली वो। तो इसलिए आपको यहां पर ये जो 0 लिखा, ये तो हमेशा इसके अंदर होगा ही होगा, 0 से कम नहीं हो सकता। यानी आपको 0 तो जरूर मिलेगा जो उसको ऑपरेट करेगा। कैसे? देखो यहां ऐसे कि अगर मैं इसे प्रूफ करने पे आऊं तो इतना ही सिंपल है। कैसे? कि x जो है ये बिलोंग करेगा V1 को, और fx जो है ये किसको बिलोंग करेगा? V2 को। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इसको मैं ऑपरेट कराऊंगा 0 के साथ तो x आएगा, लेकिन इधर इसको ऑपरेट करना होगा fx को किसी आइडेंटिटी के साथ, वो o डैश के साथ, 0 डैश के साथ ऑपरेट करेगा, तब वो क्या रहेगा? fx रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसका V1 का एलिमेंट x है तो वो अपनी आइडेंटिटी 0 से ऑपरेट करके सेम रहेगा। fx V2 का है तो वो अपनी आइडेंटिटी o डैश के साथ ऑपरेट करके सेम रहेगा। आइडेंटिटी ऑक्सिजन, क्योंकि ये अबेलियन है वेक्टर स्पेस, इसलिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। अब देखो, ये x की जगह x प्लस 0 यूज किया जा सकता है कहीं भी, यहां या वहां, कहीं भी लिखेंगे देन। ध्यान से देखो, देन अगर मैं इन दोनों तरफ का f ले लूं ऐसे, और फिर इसमें होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाऊं बाय होमोमॉर्फिज्म, तो देखो ये क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता? fx प्लस f0 और इज इक्वल क्या? fx। सुन पा रहे हो आप? और फिर ये fx प्लस f0 fx के बराबर हो रहा है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूं, या इसे 1 कह दूं, इसे 2 कह दूं, 2, और इसे 3 कह दूं। तो अब देखो, ये fx के बराबर इतना और ये fx के बराबर इतना, 2 और 3 को इक्वल करेंगे तो 2 इक्वल 3, 2 इक्वल 3, या 3 इक्वल 2, कैसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो, 3 इक्वल 2। तो क्या कहोगे आप? fx प्लस f0 इज इक्वल, क्या कहेंगे इसे? fx प्लस 0 डैश एंड बाय लेफ्ट
कैंसिलेशन याद आ रहा है कुछ? लॉ एलसीएल नाम था इसका, क्या होगा? एफ एक्स से एफ एक्स कट, क्या मिलेगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0 डैश। 0 डैश किसका है? V2 का। 0 किसका है? V का। इसका मतलब NT में 0 तो जरूर रहेगा। उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो V2 के 0 पर मैप हो, वही तो NT में है। उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो V2 के 0 पर मैप्ड है, उसे आप नल स्पेस में कहते हैं। तो यहां पर 0 तो हमेशा NT में होगा। सो NT कम से कम 0 तो रखेगा, बस इतनी बात है। यह है एक रिजल्ट जो इसमें आपको समझना है। दूसरी एक बात अब वापस लेके जाता हूं यहीं। यह समझ में आ गई, ग्रीन पोर्शन इमेज है, रेंज होगा। यह भी समझ में आ गया, एंटी जितने एलिमेंट्स हैं 0 रहेगा एक, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 0 तो रहेगा, एटलीस्ट 0 एंटी में रहेगा। ठीक है जी। अब जरा सुनना, एक चीज हमने पढ़ी थी, डायमेंशन। क्या होती है डायमेंशन? बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी वेक्टर स्पेस V के बेसिस B में जितने एलिमेंट होंगे उसे कहते हैं डायमेंशन। तो RT के बेसिस में, RT के अंदर नहीं, RT सब स्पेस होगा और सब स्पेस का एक बेसिस जरूर होगा, एग्जिस्टेंस थ्योरम। हर वेक्टर स्पेस V का एक बेसिस B होता है, बेसिस होगा, उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे तो डायमेंशन कहलाएगी। तो RT चूंकि अभी हम दिखाएंगे ये सब स्पेस होगा V2 का, NT ये सब स्पेस होगा V1 का। तो चूंकि RT NT दोनों सब स्पेस हैं, एग्जिस्टेंस थ्योरम से इनके बेसिस एग्जिस्ट करेंगे, तो इनके बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे, डायमेंशन RT को रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंक। तो अब मैं वो वर्ड लिखने जा रहा हूं यहां जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई पूरी, रैंक। रैंक तो रैंक क्या है? रैंक इसी के नीचे लिखता हूं, रैंक। रैंक उसको आप रो कॉमा T से लिखते हैं। तो रैंक T क्या है? रैंक है डायमेंशन ऑफ RT, ऐसे। अब डायमेंशन से समझ में आ गया होगा, बेसिस एलिमेंट ऑफ RT में जितने एलिमेंट हो। इधर आओ, इधर NT है ना, NT भी सब स्पेस है, उसका भी एग्जिस्टेंस थ्योरम से एक बेस होगा। बेस होगा तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो इसकी नलिटी कहलाती। नलिटी क्या कहलाती? नलिटी। तो यहां पर नल स्पेस की नलिटी है, नलिटी, नलिटी। तो उसे क्या लिखते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू टी। तो न्यू टी क्या है? डायमेंशन ऑफ NT है, ये है डायमेंशन ऑफ NT। तो ये चार बातें हो गई। अब पहले दो थी, RT और NT, ये तो है सेट। अब रोटी रैंक और नलिटी न्यू, ये दो बातें और आ गई। तो अब ये सारा जो डायग्राम मैंने आपके सामने लिखा है, यही मैं अगले 5-10 मिनट में लिखने वाला हूं लैंग्वेज में। पहले बात करेंगे इन दोनों के बारे में। रेंज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इमेजेस which is the subset of V2, number of elements in the basis set of RT, रैंक हो गई। इसकी कहानी यहां खत्म। इधर क्या बोलेंगे? those elements which are mapped on the 0 of V2 forms null space. Number of elements in the basis set of NT is nullity या dimension of NT। ये चार बातें पूरी होंगी और उसके बाद इनके रिजल्ट। आगे बात समझ? तो यहां पर ये जो मैंने रिजल्ट लिखा एक, इससे क्या साबित होता है कि 0 तो NT में जरूर होगा। एक दो रिजल्ट और कभी पूछे जाते हैं, उसको और जरा नोट कर लो। ये लिखा आपने, इसे लिख लेना आराम से, पहले समझ लो इसको। देखो इसमें सेकंड नंबर का रिजल्ट है, ये नंबर 1 लिखा था, ठीक है। तो सेकंड नंबर का रिजल्ट कर देते हैं नंबर 2। सेकंड नंबर का रिजल्ट ये होता है T माइनस अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ T अल्फा। ये पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार, फॉर ऑल
अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा क्यों कहूं, मैं तो यहाँ एक्स कहता हूं, एक्स ही कह दो चलो, एक्स चला है सब जगह तो एक्स रखो, माइनस ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V1, एक्स बिलोंग्स टू V1, और टी एक्स किसको बिलोंग करेगा, V2 को, है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या कहेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या, अगर हम लिखेंगे, या होमोमॉर्फिज्म से भी पहले एक चीज ये लिख दूं, वी नो दैट कि x को प्लस किया अगर माइनस x के साथ, तो बताओ क्या आता है, x को प्लस किया माइनस x के साथ, एडिटिव इनवर्स हुआ ना। तो अब अगर इसका हमने t ले लिया, x प्लस और माइनस x ऐसे, तो इधर भी तो t लेना पड़ेगा, t0, और फिर होमो की प्रॉपर्टी से बाय होमो या बाय LT लिख देता हूं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिख सकते हैं इसको, tx और प्लस t ऑफ माइनस x, और इज इक्वल 0 डैश नहीं लिख सकते, बोलो समझ में आया, tx प्लस t माइनस x, और ये क्या है, बाय रिजल्ट नंबर 1, बाय t0 इक्वल 0 डैश था, ये यहां से 0 डैश किसके साथ ऑपरेट कर रहा है, 0 डैश ऑपरेट कर सकता है इमेजेस के साथ, इमेजेस के, 0 किसके साथ ऑपरेट करता है, ऑब्जेक्ट्स के, V1 के एलिमेंट्स के। तो अब आप मुझे यहां पर एक बात समझाओगे कि अगर मैं tx को उधर ले जाऊं, t ऑफ माइनस एक्स, तो 0, और इधर से 0 इधर जाकर के देखो, क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे करके लिखूं इसे, 0 प्लस ब्रैकेट में माइनस टी ऑफ एक्स, इस तरह से, तो ये tx कौन है, 0 डैश है, tx कौन है, इमेज, और ये o डैश क्या है, इमेज की आइडेंटिटी, तो इमेज की आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेगी, तो क्या ये सेम नहीं रहेगी। अगर मैं बिल्कुल एक एक ऑक्सिम लिखूं ना इसके आगे, तो आपको यहां पर कहना चाहिए बाय G3 से, और अगर यहां पे लिखूं तो अगेन बाय G3, एग्जैक्ट अगर मैं लिखूं यहां, तो एग्जाम में लिखना चाहो तो लिखना एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन किसके लिए, ये V डैश V2 में, और ये किसके लिए, V के लिए, इन V, और ये इन, ये V1 ये V2, ऐसे, बोलो समझ में आ रही क्या कहानी, इसी तरह से लिखे जाते हैं बस ये, तो ये ऑक्सिम से लिखे जा सकते हैं ऐसे। तो अब आप क्या लिखें, t ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस, सेम जो भी इमेज है वो ऐसे आ जाएगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V1। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसमें। एक तीसरी प्रॉपर्टी और भी सिंपल है, अल्फा माइनस बीटा या x माइनस वाई बराबर tx माइनस टी वाई, वो भी इसी के साथ होती है, ऐसे देखो, t x माइनस वाई इज इक्वल tx माइनस टी वाई। आप सोचोगे ये फालतू की चीजें हैं, लेकिन ये ऑक्सियम से लिखी जा रही है, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, हम जो आज तक यूज करते आ रहे हैं ना, जल्दी से लिख देते हैं, उसका एप्लीकेशन है। तो क्या लिखते हैं इसको, बाय होमो प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे कि t ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल t ऑफ x प्लस और माइनस वाई, ऐसे लिखते हैं, और फिर ये क्या होगा, t ऑफ x और प्लस t ऑफ माइनस वाई, और इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय t ऑफ माइनस वाई इज इक्वल माइनस टी ऑफ वाई, ऐसे, और फिर यहां रखेंगे तो ये tx माइनस टी ऑफ वाई। आपको पता है ये प्रॉपर्टी भी एग्जाम में पूछी गई है, ये तीनों प्रॉपर्टी 10 मार्क्स में, इतनी सिंपल सी, इन्हें प्रूफ करने के लिए। तो अब आप सोचो ये कितनी चीजें आसान है, और ये भी एग्जाम्स में आती है। आगे बात समझ, तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको समझनी थी, जिसमें एक प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पर आपको कराई है जीरो वाली, वो इसलिए कराई क्योंकि आपको यहां समझाना था मुझे एंटी। अब आप दिमाग में एक बात नोट कर लो कि एंटी के अंदर कम से कम जीरो तो रहेगा ही, कोई और भी रह सकता है,
और दूसरी बात मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की कि रैंक और नलिटी क्या चीज है, रैंक और नलिटी क्या चीज है। अब अगर न्यू की वैल्यू 0 आ जाए तो इस बात की गारंटी है कि n के अंदर हमेशा 0 ही रहेगा, सिर्फ 0 रहेगा। क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर आपका एक मैट्रिक्स है तो उसमें रैंक आप निकालते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही तो कहते हैं आप। अगर आपके एनटी में सिर्फ 0 है तो उसका एक मैट्रिक्स बनेगा, उसकी एक रो होगी और वही रो 0 होगी, तो उसकी जो रैंक है वो कितनी आएगी? वो उसकी रैंक 5 0 आ जाएगी। तो अगर आपकी नलिटी 0 है इसका मतलब एनटी की वैल्यू 0 है। तो यहां पर लास्ट में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो नोट करने जा रहा हूं, जो आगे मुझे यूज करनी है, तो क्या है वो ये है कि इफ न्यू बराबर 0 देन एनटी में सिर्फ 0 रहेगा। यह है इसका मतलब, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंक्लूजन है ये। क्योंकि अगर एक ही 0 एलिमेंट उसमें रहेगा तो उसी का रो आप बनाएंगे एक मैट्रिक्स में, उसका आप क्या रैंक बताएंगे? 0 रैंक बताएंगे, कुछ भी नहीं आएगा उसका रैंक, एक भी नॉन जीरो रो नहीं मिलेगी आपको। इसलिए अगर कभी रैंक नलिटी, रैंक मतलब इस एंटी की रैंक, उसके मैट्रिक्स की रैंक, तो अगर इसकी नलिटी कभी 0 आए तो समझ लेना एंटी में सिर्फ 0 एलिमेंट है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉपर डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन चलते हैं सबसे पहले रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, रेंज ऑफ टी या आर टी की। पहले हम वही आर v1 से v2, आर v1 से v2 हम बोलेंगे कि एक मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, collection of all images which is the subset of v2 is called range of t। तो क्या कहेंगे, देखो डिफाइन करेंगे, let t v1f to v2f be a linear transformation then the set of all t images, देखो क्या वर्ड आ रहा है यहां, the set of all t images, ट्रांसफॉर्मेशन की images, the set of all t images in v2f, v2f में तो इमेज होगी, v2f is called range of t, range of t, उसे क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे t का। दैट इज आर टी इज इक्वल, क्या होता है, एक y कलेक्शन होगा, लेकिन y जो है वो fx के बराबर होगी। y किसके बराबर होगी? fx के। ये बिलोंग करेगा v2 को, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा v1 को। ये है x ऑब्जेक्ट है, fx जो कि y है इमेज है, v2 को बिलोंग कर रही है, तो फिर rt किसका सबसेट है? v2 का। तो लिखेंगे क्लियरली rt is the subset of v2 over f। ये इसके आगे ये भी लिख लेना, डिनोटेड बाय rt, ऐसे लिख लेना, rt से डिनोट करते हैं तो rt की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसी के नीचे बात करते हैं रैंक की। रैंक रो कॉमा टी, रैंक की बात करते हैं। रैंक क्या है? आर टी के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, द डायमेंशन ऑफ बेसिस सेट ऑफ RT is called
rank of T, rank of T denoted by रो T, ऐसे रो T से, या रो T इज इक्वल, ये होगा डायमेंशन ऑफ RT, ऐसे RT की डायमेंशन। और सीधी बात कहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ RT, ये है सीधी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ RT। तो ये कहानी है रेंज और रैंक की। रेंज और रैंक ये कहां से है? ये V2 से हैं सारे। ये किसकी बात चल रही है? इमेज सेट की बात चल रही है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि RT किसके सेट है? V2 के। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया आपके सामने, ये डायग्राम जो है इतनी देर से मैं इसी में समझा रहा हूं, इसी वजह से कि जो RT है वो V2 के अंदर है, और ये इसके बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उसकी रैंक है। बस थोड़ा सा हमने लैंग्वेज में ही लिखा है उसे, बाकी चीजें आप थोड़ा क्लियर करके देख लेना। ये हुई बात। क्या? अच्छा, ये एंटी लिखा हुआ है, RT करो, इसको गलत लिखा है, RT लिखो उसे, RT गलती से लिखा है वो, RT लिखो उसे, RT है वो, ठीक कर लेना, मिस प्रिंट हो गया वो, मिस टाइप है, ठीक है। एंटी तो अब आएगा। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज होता है इमेजेस सेट, है ना, जो कि सबसेट होगा कोडोमेन का। और रैंक क्या होता है? उसके बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट है, बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट है वो उसकी रोटी है, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल उठता है रैंक स्पेस का। तो जो रैंक स्पेस है ना RT, वो भी एक सब स्पेस होता है। क्या होता है वो? सब स्पेस। रैंक T, RT वो एक सब स्पेस होता है। तो अब आपको यहां पे लिखना है कि RT एक सब स्पेस है। इस बात को हम प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आता है। शो दैट द रेंज ऑफ T इज अ सब स्पेस, ठीक है। हाँ जी, क्या करना है अब? हमें इसे प्रूफ करना है। रेंज ऑफ T इज अ सब स्पेस। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, टू शो RT इज सब स्पेस। सब स्पेस किसका? ऑफ V2 ओवर F। RT इज अ सब स्पेस, सब स्पेस। तो लिखेंगे लेट T V1 to V1F to V2F be a LT such that ये LT है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, such that RT क्या होंगे? RT होंगे Y के एलिमेंट्स, Y के एलिमेंट्स such that y is equal fx, y is equal fx। और अच्छे से लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, देखो ध्यान से देखो, और अच्छे से लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि यहां का जो सेट है वो कैपिटल X है, जिसके अंदर सेट होंगे y, और y कैसे हैं? y है fx, y fx के एलिमेंट है। ये किसको बिलोंग करते हैं? V2 को, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V1। मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि मैंने कैपिटल X इसलिए माना, सब स्पेस दिखाने के लिए मुझे चाहिए AX प्लस BY बिलोंग्स टू RT, तो इसलिए मैं इसको कैपिटल X मान ले रहा हूं। समझे आप? अब सीधी बात करें तो कैपिटल X fx है। हाँ जी भाई, कैपिटल X y है और y fx है, तो सीधी बात यही तो है कि कैपिटल X fx है। ये बोलो बस आप कि इसके अंदर जितने एलिमेंट है वो इमेज टाइप के हैं,
इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो इमेज टाइप के हैं। यानी आप यहां कह सकते हैं कैपिटल एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स। लेकिन मुझे वाई का सहारा क्यों लेना पड़ा? अब तक आप वाई को एफ एक्स समझते आ रहे हैं ना पूरी लाइफ से, y इज इक्वल एफ एक्स, वाई इज इक्वल एफ एक्स बोलते नहीं आप? तो इसलिए y इज इक्वल एफ एक्स जो बोलते हैं आप, वो इसी वाली इमेज के बारे में बोलते हैं जो स्मॉल y है। और यहां जो स्मॉल y वाले एलिमेंट है, इमेज वाले एलिमेंट है, मैंने उसका नाम दिया यहां पर कैपिटल एक्स, क्योंकि मुझे सब स्पेस दिखाने के लिए a इंटू कैपिटल एक्स प्लस b इंटू कैपिटल वाई बिलोंग्स टू आर टी दिखाना होगा सब स्पेस दिखाने के लिए। तो क्या करेंगे अब? आप यहां से लेट करेंगे कैपिटल एक्स की वैल्यू कैसी? fx1, fx1, कैपिटल y की वैल्यू और इसके आगे लिख दो ये बिलोंग करता है आर टी को, इमेज सेट को बिलोंग करता है। कैपिटल y की वैल्यू f x2 कह दूं या y2 कह दूं, जो भी कहना चाहो। चलो मैं इसको fx ही कह देता हूं, ठीक है, या fy लिख देता हूं। ये बिलोंग्स टू आर टी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ताकि आपको कनेक्शन समझ में आए। नाउ फॉर ऑल ए कॉमा बी जो बिलोंग करते हैं फील्ड को, किसी फील्ड को, क्या शुरू करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई कैपिटल में। ए की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स। बी की वैल्यू कितनी है? एफ वाई। अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, क्या आएगा? एफ ए एक्स एफ बी वाई। ये कहां से आएगा? बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होमोमॉर्फिज्म की। फिर इसे क्या लिखोगे? एफ ए एक्स प्लस बी वाई। ये अब देखो ये क्या कोई इमेज नहीं है? चूंकि स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई किसका एलिमेंट होगा? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अगर v1 के एलिमेंट है तो उसे फंक्शन में रखेंगे तो ये इमेज बनेगी, और चूंकि ये इमेज बनी तो इमेज किसको बिलोंग करेगी? आर टी को बिलोंग करेगी। तो ये बिलोंग करेगी आर टी को बिकॉज इट इज अ इमेज। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्मॉल वाला प्लस बी वाई ये बिलोंग करेगा v1 को। v1 वेक्टर स्पेस है ना, v1 वेक्टर स्पेस है, तो स्मॉल एक्स वाई अगर v1 को बिलोंग कर रहे हैं तो फिर इसकी कोई इमेज तो जरूर होगी ना। v1 में तो कोई खाली नहीं रह सकता ना। इसका मतलब ये इमेज है, बिलोंग कर रही है आर को, और ये बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई ही तो बिलोंग कर रहा है ना। इट इंप्लाइज ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल वाई बिलोंग्स टू आर टी। और इसका मतलब क्या हुआ? सो आर टी इज सब स्पेस ऑफ v2 ओवर f। समझ में आया? बस इतना आसान, क्लियर, एकदम समझ में आ गया होगा आपको। नोट कर लो इसको। हाँ जी, आगे समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। अब जैसे हमने ये बात की आरटी रैंक की और प्रूफ किया कि सब स्पेस है V2 का, ठीक वैसे ही अब बात करनी है हमें नल स्पेस एनटी की, इसकी रैंक नलिटी की, और इसे भी दिखाना है कि ये भी सब स्पेस होगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या आएगी? फिर से वही, लेट टी v1f
to V2F be a linear transformation then जरा ध्यान दो, इसमें क्या लिखा था हमने, रेंज में लिखा था सेट ऑफ ऑल टी इमेजेस, इमेजेस के वे एलिमेंट्स जो इमेज बना रहे हैं। टी इमेजेस का मतलब सिर्फ इमेजेस का कलेक्शन। और अभी देखो क्या है, नल सेट में एनटी में वे एलिमेंट्स V1 के जिनकी मैपिंग टी इमेज जिनकी 0 है V2 का, V1 के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज V2 का 0 एलिमेंट है। तो बस अब यहां पे लैंग्वेज देखो वही बनानी है। क्या लिखेंगे, देन द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ V1 which are mapped on the 0 element of V2। ठीक है, देन कलेक्शन और ब्रैकेट में सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ V1 के वो एलिमेंट्स which are mapped on 0 एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखना 0 डैश ऑफ V2 is called null space or kernel of homomorphism, denoted by NT, NT से डिनोट करते हैं, दैट इज NT के अंदर जो भी होगा वो X होगा। हाँ जी, अब मुझे आप बताओ, मैंने RT में क्या लिखा है, Y। क्यों लिखा Y? क्योंकि वो इमेज है, Y बराबर FX। लेकिन यहाँ सीधा X है, X किसका है, V1 का। तो ये V1 का तो है, लेकिन इसको इमेज में रखने से 0 आता है, सच दैट कि Tx इज इक्वल टू 0। लेकिन ये 0 कौन, 0 डैश किसका, V2 का। आई बात समझ? लेकिन ये फॉर ऑल नहीं लिखेंगे, सिर्फ V1 लिखेंगे कॉमा लगाकर। फॉर ऑल किस में आया था, 0 ट्रांसफॉर्मेशन में। इतना ही फर्क है, फॉर ऑल का फर्क हो गया। देखो नल स्पेस में यहां कुछ ही रह सकते हैं, हमें नहीं पता कितने, लेकिन कम से कम 0 तो रहेगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको। ठीक है, ये रहा। अब इसकी नलिटी की बात करते हैं। नलिटी तो नलिटी ऑफ टी, जिसको हम यहां पर न्यू टी भी कहते हैं। अब चूंकि ये एनटी भी कुछ कलेक्शन बनेगा, उस कलेक्शन को हम सब स्पेस प्रूफ करेंगे, अभी होता है अभी V1 का। और अगर वो वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, तो उसका भी एक बेसिस होगा, और बेसिस होगा तो उसमें भी डायमेंशन होगी। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एनटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, द डायमेंशन ऑफ एनटी, that is number of elements in the basis set of NT, basis set of NT। ठीक है, तो न्यू टी नलिटी इज इक्वल न्यू टी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ एनटी, ऐसे।
ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो रही इसको डिस्क्राइब डिफाइन करने की बात। आपको ये लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो और उसके बाद ये लैंग्वेज अपने आप बनती चली आती है, ठीक है। अब इसमें हमें प्रूफ करना है कि एनटी भी सब स्पेस है, एनटी भी सब स्पेस, जैसे आरटी सब स्पेस था V2 का, अब एनटी सब स्पेस है किसका, V1 का। लिखिए, हेडिंग डालो, टू शो एनटी इज subspace of V1 over F। V1 over F एग्जाम में VW करके लिखा हो तो VW के हिसाब से लिख देना, या V1 V2 ले रहे हैं हम, क्या कहेंगे, लेट T V1 F to V2 F be a linear transformation then NT कैसे डिस्क्राइब करोगे, NT में x रहेंगे, लेकिन वो सभी x जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन में रखने पर 0 डैश मिले, और 0 डैश होगा V2 का, जहां पर x बिलोंग करते हैं V1 को। ये NT की हमने डेफिनेशन लिख दी। अब हम चाहते हैं कि हम यहां ax प्लस बी वाई बिलोंग कराएं, ax प्लस बी वाई बिलोंग कराएं किसको, NT को। तो अब आप ये सोचो कि x जो होंगे ना इसके अंदर, वो ऐसे हैं जो tx करके 0 को फॉर्म करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है, tx जो है वो 0 को फॉर्म करे। तो अब देखो क्या करेंगे, अब आप करेंगे लेट कैपिटल X अगर हमने कंसीडर किया, कैपिटल X कंसीडर किया, स्मॉल x को, कैपिटल X स्मॉल x को, जो बिलोंग करता है NT को, तो फिर इतना पक्का है कि जो x है ना, इस x में रखने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो जरा और क्लियर हो जाएगी आपको बात, ऐसे लिख दूं तो इफ स्मॉल x बिलोंग्स टू NT नल स्पेस को, तो इतना पक्का है क्या कि t x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और इफ y बिलोंग करता है NT को, नल स्पेस को, तो इसका मतलब पक्की बात y जो है वो कितना होगा, इक्वल टू, y जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहां पर x कॉमा y जो है ये किसको बिलोंग करते हैं, V1 को, ठीक है। अब शुरू करते हैं यहां से, कहां से, नाउ अगर आपको दिखाना है ax प्लस बी वाई भी NT को बिलोंग करता है, तो उसकी इमेज भी 0 होनी चाहिए। NT में वो रह सकते हैं जिनकी इमेज 0 है। तो अगर आप चाहते हैं कि ax प्लस बी वाई भी NT को बिलोंग करे ताकि वो सब स्पेस कहा जा सके, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ax प्लस बी वाई की इमेज भी 0 के ऊपर होगी। और अच्छा तो ये होगा आप इसे 0 डैश कहें, है ना, ठीक रहेगा 0 डैश। तो क्या होगा, अब आप लेंगे यहां पर इमेज ऑफ ax प्लस बी वाई इस तरह से, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आएगी पहले, t ax प्लस t बी वाई, या फिर a tx प्लस b टी वाई। अब आप बताओ ऊपर से क्या होगा, a इंटू 0 डैश, b इंटू 0 डैश, और इसका मतलब कुल मिलाकर 0 डैश। तो यहां आपने क्या दिखा दिया कि t ऑफ ax प्लस बी वाई उसकी इमेज भी 0 डैश पर है, और ax प्लस बी वाई किसको बिलोंग करेगा, बताओ, x प्लस वाई V1 के है ना, तो ax प्लस बी वाई भी V1 को बिलोंग करेगा। तो ये क्या है, फॉर ऑल x ax प्लस बी वाई बिलोंग्स टू V1, ऐसे इट इंप्लाइज कि ax प्लस बी वाई ये भी नल स्पेस में रह सकता है, NT बिलोंग्स टू NT में। सो NT इज सब स्पेस ऑफ किसका, V1F का, V1F का सब स्पेस होगा,
ऐसे दिखाते हैं। ठीक है जी, नोट करो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आर टी और एन टी, इन दोनों को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो इसलिए रैंक, नलिटी, रेंज, नल स्पेस, ये चारों टॉपिक जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनको आप ठीक से तैयार करना और आसान है। ठीक है, नोट करो इसे। अब एक इन्हीं के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी, ये हम बात कर चुके हैं ना इस पर, एलबीडब्ल्यू पर तो पुरानी बात हो गई है, तो चलो बस इसको यहां पर एलबीडब्ल्यू के बारे में हम कर चुके हैं बात, है ना। यहीं से ले लेना सर, कट करके आगे। अब देखो इसके आगे क्या है, अब इसके आगे ये है एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं इसे। और इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर एग्जाम में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक ही टाइप की क्वेश्चन है, पहले थ्योरम समझो फिर वेरीफाई करना है। इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कि आप हर साल में लगभग एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? रैंक नलिटी थ्योरम। देखो क्या है, इफ टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी रैंक और नलिटी को मिला करके डायमेंशन के बराबर आती है। बहुत आसान थ्योरम है। यहां टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन किसकी? वी की, किसी n डायमेंशन के v की, किसी n डायमेंशन के v वेक्टर की एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन n डायमेंशन के वेक्टर की है, तो इसका मतलब किसी w पर होगी। v उसने बोला तो हम w मान लेते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से मानते तो v1 v2 मानते। ठीक है ना। तो अब देखो क्या कहा जाए, ध्यान से सुनना। अगर कोई t v से लेकर w में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर, और ये n डायमेंशन की है, तो मतलब इसमें n होगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n डायमेंशन समझ रहे हो ना। जैसे 2D के पॉइंट है तो a, b लिखते हैं, 3D के पॉइंट है तो a b c लिखते हैं ऐसे। तो वो इस तरह से x1 x2 x3 xn तक के n डायमेंशन वाले पॉइंट्स होंगे। आगे बात समझ, यानी उसके बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसके बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो डायमेंशन है ना n, वो बराबर होती है रैंक और नलिटी के, इसके सम के बराबर होती है। और ये वाला रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी फेल नहीं होता है, और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर। चलिए देखिए क्या प्रूफ है इसका, लिखो। बहुत आसान, और आपको याद हो तो मैंने इस तरीके की थ्योरम आपको 2 थ्योरम करा दी हैं डायमेंशन के ऊपर, और ठीक वैसे ही करेंगे। याद है वो वाली थ्योरम? डायमेंशन रिजल्ट है वो, डायमेंशन v1 प्लस v2 इक्वल डायमेंशन v1 प्लस डायमेंशन v2 इक्वल माइनस डायमेंशन v1 इंटरसेक्शन v2। याद है? एक मैंने क्वेश्चन स्पेस की कराई थी, डायमेंशन v अपॉन w इक्वल डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w। उसी तरीके से ये भी होगी, उसी तरह से ये भी होगी। वहां जैसे li और ls निकाल रहे थे, ठीक ये भी वैसी है। हाँ जी, तो क्या करना, सबसे पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t कंसीडर करना। t लिखते हैं, लेट t vf to wf be a linear transformation, be a linear transformation। ठीक है, सबसे पहला काम हमें ये डिफाइन करना है। अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो 2 बातें निश्चित हैं। पहली, इसकी कोई रेंज होगी RT, दूसरी इसका कोई नल स्पेस होगा NT। NT जो है वो सबसेट होता है V1 का, RT जो है वो सबसेट होता है V2 का। क्या जो ये मैंने 2-3 बातें बोली आपको समझ में आई? इतनी देर से मैं यही पढ़ा रहा हूं कि जो V के कुछ एलिमेंट्स इसके 0 पर मैप होते हैं वो NT बनाते हैं, और जो इमेज का कलेक्शन होता है वो RT बनाता है। इसके डायमेंशन को, RT की डायमेंशन को रैंक रो कहते हैं, और नल स्पेस की डायमेंशन को न्यू नलिटी कहते हैं। तो अब एक बात बताओ, V चूंकि n डायमेंशन का है, मेरी बात ध्यान से सुनो,
V चूंकि n डायमेंशन का है, इसमें n एलिमेंट्स है, और यहां ये W है, ये V है, इनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है LT, जिसको नाम हम T कह रहे हैं यहां। जब ये LT है, इसकी डायमेंशन n है, तो इतना पक्का है ना कि इसके अंदर कोई बेसिस होगा B, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा वेक्टर स्पेस तैयार हो जा रहा होगा। तो जो n डायमेंशन है ना, ये इसके बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब जब ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इसके 0 डैश पर मैप हो रहे होंगे। सुनो बात को ध्यान से, ये V n डायमेंशन का है, तो इसका मतलब उसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे। n एलिमेंट्स होंगे तो कुछ n एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे जरूर होंगे जो उसके 0 पर मैप हो रहे होंगे। कम से कम 0 तो है ही ना, पहले देख चुके हैं हम, 0 तो कम से कम रहेगा t0 इक्वल 0 की वजह से। तो अब देखो क्या करना है, इस V का एक बेसिस B मानना है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इन n में से कुछ सम, कुछ मान लो k, n में से कुछ NT को बिलोंग करेंगे। किसको बिलोंग करेंगे? निश्चित रूप से NT को बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर V है वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का, तो उसका बेसिस है n डायमेंशन वाला, तभी तो फाइनाइट डायमेंशन बोल रहे हैं उसको। फाइनाइट n डायमेंशन का बोल ही इसलिए रह पा रहे होंगे आप, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके बेसिस में। अब यहां कुछ एलिमेंट तो होंगे ही ना ऐसे, कुछ, हम ये नहीं कह रहे कि 0 ही हो, कुछ हो सकते हैं, 0 तो कम से कम एक होगा। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी इमेज इसके 0 पर होगी, तो इसी n में से कुछ एलिमेंट हम k मान रहे हैं जिनकी इमेजेस इसके 0 पर हैं। वो किसको फॉर्म करेंगे? किसको फॉर्म करेंगे? वो नल स्पेस को। इसका मतलब आपको यहां दो बातें समझ में आनी चाहिए। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि V की डायमेंशन n है, V की डायमेंशन n है, तो ये डायमेंशन तो V की n होगी, लेकिन NT की डायमेंशन भी कुछ निकल के आएगी जिसको आप k कह सकते हैं। तो दो चीजें यहां सर्टेन है, V की डायमेंशन n और कुछ उसमें से n में से ही आप निकाल के लाओगे कुछ एलिमेंट्स जिसकी इमेज इधर होगी 0 डैश पर। तो ध्यान दो जरा, प्रूफ जो करना है उसमें एक तो आपको V की डायमेंशन n और इस न्यू टी की डायमेंशन मान लो k है। तो जो प्रूफ करना है आपको ये येलो वाला, इसमें एक्चुअली इस k को अगर मैं इधर ले जाऊं तो फिर ये रो t इज इक्वल n माइनस k नहीं होगा, यानी क्या हुआ, रैंक जो है n माइनस k दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब क्या है, रैंक n माइनस k मतलब रेंज की डायमेंशन n माइनस k। तो अब तुम कहां पहुंचे, रेंज की डायमेंशन n माइनस k मतलब रेंज का एक बेसिस होगा, बेसिस के अंदर इतने एलिमेंट होने चाहिए, ये 2 शो होगा। अब आप बताओ आप बेसिस कैसे शो करते हो? एक कोई सेट पकड़ोगे जिसमें n माइनस के एलिमेंट होंगे, पहले दिखाएंगे कि वो Li है, दूसरा दिखाएंगे कि वो Ls बिलोंग कर रहा है, Ls बराबर RT दिखा देंगे, फिर वो बेसिस हो जाएगा। इतना ही काम है। तो कुल मिलाकर अब मैं आपको यहां समझाऊं तो कहां से, यहां से, यहां से देखो अब ये कैसे होगा। पहले ही बात, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, n जो है वो फाइनाइट डायमेंशन है, तो इस बात को भी लिखेंगे, सिंस VF इज FDVS फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, ऑफ डायमेंशन n। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उसने क्वेश्चन में दिया है आपको, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF के बारे में, यानी V की डायमेंशन n बोली है उसने। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि V फाइनाइट डायमेंशन तभी तो हुआ जब उसका एक बेसिस होगा, और बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? n। इसका मतलब यहां आप एक बेसिस कंसीडर कर सकते हो जिसके अंदर n एलिमेंट होंगे, और उसी बेसिस में से कुछ निकल करके 0 को मैप हो रहे होंगे, तो वो बेसिस बनाएंगे NT का। तो ध्यान दो इधर मैं कैसे लिख रहा हूं, लेट B1 इज इक्वल, B1 इज इक्वल, देखो B1 मतलब पहला बेस आ रहा है, B1 इज इक्वल, नाम से लिख दूं क्या? लो मैं BV लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये BV बेसिस है V का, BV
x1 x2 xk, थोड़ा जानबूझ के लिख रहा हूं xk, और इसके आगे चला तो xk प्लस 1 अप टू xn, ऐसे। बी द बेसिस ऑफ v, बी द बेसिस ऑफ v। क्या इतनी बात आपको समझ में? ये मैं क्यों लिख सका? क्योंकि v जो है ना उसने n डायमेंशन का दिया हुआ है। जब उसने n डायमेंशन का दिया है तो फिर जरूर एक बेसिस होगा जिसमें n एलिमेंट होंगे, तभी तो उसकी डायमेंशन n है ना? समझ में आ रहा है? n डायमेंशन तब बोल पाए जब किसी बेसिस में n एलिमेंट रहे होंगे। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा? मैं ये मानने जा रहा हूं अब यहां कि x के तक के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, हमें मतलब नहीं है, हम जनरल k मान रहे हैं। तो x के कुछ ऐसे एलिमेंट है, हो सकता है k की वैल्यू 0 ही हो, 1 ही हो, लेकिन हमने जनरल माना कि x के तक के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं v के ही, जिनकी इमेजेस w के 0 पर होगी, तो इसका मतलब वो नल स्पेस जरूर बनाएंगे। समझ में आई बात? अब पहले ये बताओ, ये bv बेसिस समझ में आ गया? अब ये bv बेसिस है तो क्या यहां से एक बात आप सीधे सीधे समझ पाओगे कि पहली बात तो डायमेंशन v कितनी है? n। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि समीशन ai xi, समीशन ai xi कहां कहां तक? 1 से लेकर n तक, क्या सभी के सभी 0 नहीं होंगे? और अगर ठीक से लिखूं तो समीशन ai xi 0 होगा फॉर ऑल ai इक्वल टू 0, क्योंकि ये बेसिस है तो li होगा ड्यू टू li। bv बेसिस है तो li होगा तो यहां ai सभी के सभी 0 है। बस मुझे यही काम की चीज है जो आगे यूज करनी पड़ेगी कहीं। तो यहां से इतनी बात क्लियर। उसके बाद अब आप यहां से k एलिमेंट एलिमिनेट करेंगे, अलग से लेंगे, लिखेंगे नाउ देयर विल बी a null space of v over f। उसका नल स्पेस तो कुछ होगा ना, कुछ एलिमेंट तो होंगे ही जो 0 पर मैप होंगे, क्योंकि कम से कम एक तो 0 होता ही है ना, तो हम उसी को कह रहे हैं कुछ होंगे। अब उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, तो हम वो सर्टेनिटी फिक्स करने के लिए इसमें से x के एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं। देखेंगे देन ये ध्यान दो। अब इसमें से अब ये वाले x के एलिमेंट ना, यहां तक के मैं किसको देने वाला हूं? इस नल स्पेस के एंटी के बेसिस को देने वाला हूं मैं। देन देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ नल स्पेस एंटी। क्यों होगा उसका बेसिस? बोलो क्यों होगा बेसिस? वो सब स्पेस है, एंटी सब स्पेस है, और सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस है तो सबका बेसिस होगा। समझ में आया लॉजिक? बिकॉज ऑफ सब स्पेस। एक वर्ड जो पीछे पड़ा है सबका मीनिंग कनेक्शन में आएगा। देयर एग्जिस्ट अ नल स्पेस होगा एंटी, लेकिन उसका एक सब स्पेस होने की वजह से एक बेसिस क्रिएट करेंगे हम, उसको लिखेंगे सो लेट br n बोल दू, n मतलब नल स्पेस, bn इज इक्वल x1 x2 अप टू xk बी द बेसिस ऑफ एंटी। अब ये एंटी का बेसिस हुआ, कुछ एलिमेंट होंगे ना v के जो 0 पर मैप हो रहे होंगे, तो चलो ये इतने एलिमेंट हमने k एलिमेंट मान लिए कि चलो इतना है। अब ये बेसिस हुआ एंटी का, तो बताओ डायमेंशन ऑफ एंटी नलिटी तो है, यानी नलिटी ऑफ t कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। सो यहां से इंपॉर्टेंट बात, सो नलिटी ऑफ t, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यू t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
के हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं टू शो की। अभी तक हमने सिर्फ भूमिका बनाई, इसकी फाउंडेशन रखी कि यहां ये अगर वेक्टर स्पेस है तो पहली बात वेक्टर स्पेस फाइनाइट होने की वजह से इसका एक बेस होगा। बेस होगा तो जरूर इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी मैपिंग W के 0 पर होगी। तो यहां से दो बातें हमने एक्सप्लेन करके लिखी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस n डायमेंशन का, तो बेस n, बेसिस जो है n एलिमेंट रखेगा, n एलिमेंट रखेगा तो ठीक उसके अंदर डायमेंशन n होने की वजह से ये एक इक्वेशन, और इसमें से भी कुछ एलिमेंट जरूर मैप होंगे W के 0 पर, तो वो एलिमेंट नल स्पेस बनाएंगे, और सब स्पेस होने की वजह से इस नल स्पेस का भी एक बेसिस होगा Bn। अब टू शो पे जाते हैं। टू शो क्या है? टू शो ध्यान दो इधर, रैंक T नलिटी T इक्वल डायमेंशन B, यानी रो T न्यू T इक्वल n। क्या लिखना है? रो T प्लस न्यू T इज इक्वल टू n। ये शो करने का मतलब अगर हम इसमें न्यू T की वैल्यू k रख दें, रो T प्लस k इज इक्वल टू n, यही तो टू शो में रहेगा, यानी रो T इज इक्वल टू n माइनस k। अब इस बात का मतलब बताओ मुझे आप, इस बात का मतलब यह है कि रेंज के अंदर एक बेसिस होगा जिसमें n माइनस के एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो डायमेंशन बोला अपनी रेंज को। तो n माइनस के एलिमेंट का आपको एनी सेट पकड़ना है जो रेंज की फॉर्म में हो, और रेंज किस फॉर्म में होता है? fx की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? fx की फॉर्म में। याद है वो कोशेंट स्पेस, जब मैंने दो तरह से आपको वो रिजल्ट कराई कि या तो आप उसे x1 x2 से कर लो, या फिर उसे y1 y2 से कर लो, या फिर उसे w प्लस y1 w प्लस y2, क्योंकि उसकी स्पेशल फॉर्म थी कोसेट वाली, w प्लस समथिंग। तो यहां पर आपको रेंज के लिए अगर कोई n माइनस के एलिमेंट मानने पड़ेंगे तो वो कहां से शुरू करेंगे आप? xk प्लस 1 से xn तक, क्योंकि xk तो जा चुके हैं, लेकिन xk प्लस 1 से xk तक नहीं लिखेंगे, f ऑफ xk प्लस 1 से लेना पड़ेगा। f ऑफ क्यों? क्योंकि रेंज होता है ना, इमेज होता है ना, तो fx में लिखा जाता है। ये तो समझ आया? तो अब इसका मतलब क्या है? दैट इज देयर एग्जिस्ट a basis of RT having n minus k elements। ये तो है इसका मतलब, RT के बेसिस में n माइनस के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि RT के बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उसी को आप उसकी रैंक कहते हैं। तो अब क्या करने जाओगे आप? एक जनरल RT के लिए n माइनस के एलिमेंट का सेट बनाना है। लेट, अब BR लिख रहा हूं मैं रेंज के लिए, समझो ध्यान से, BR BN और पीछे क्या लिखा मैंने यहां BV, V वेक्टर स्पेस, इसी में से कुछ जो जीरो को मैप कर रहे होंगे उन्होंने बनाया हमारा BN, तो ये K वहां से निकला, और जो टू शो में अब n माइनस के जाने जा रहा है, तो देखो क्या लिखेंगे उसको, ध्यान से देखो, बनेगा इसी से। K तक तो ले लिया आपने, लेकिन K से आगे वाले लेने हैं, ताकि आप K से स्टार्ट करोगे तो फिर n तक जाएगा, तो K तक यहां थे, टोटल n थे, K जा चुके, तो कितने बचे? n माइनस के, टोटल n थे ना, यहां से यहां तक n थे, इतने टर्म निकाल दिए, तो n में से k निकलेगा, तो आगे कितने बचेंगे? n माइनस के ही तो रहेगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी का एक कलेक्शन आपको लेना है, xk प्लस 1 xk प्लस 2 xk प्लस n, उसे आपको बेसिस दिखाने के लिए li दिखाना पड़ेगा और ls भी दिखाना पड़ेगा, लीनियर स्पैन वाला। लेकिन मैंने कहा कि xk प्लस 1 नहीं लिख सकते हम उसको, ओके होगा अगर आप उसको xk प्लस 1 से लिख दो, लेकिन उसे लिखना पड़ेगा इमेज की फॉर्म में, f ऑफ xk प्लस 1। बात समझ में आई? तो आप यहां पे लिखोगे f ऑफ xk प्लस 1, f ऑफ xk प्लस 2, इमेज की फॉर्म के हैं ये RT वाले, तो f ऑफ xn, b any t images set of cardinality
कितनी कार्डिनलिटी होगी बोलो इसकी, n माइनस के। अभी हमने कहा कि कोई भी सेट है जिसमें n माइनस के एलिमेंट होंगे। n माइनस के क्यों कह पाए, क्योंकि इतना फिक्स है, हमने टोटल n लिए थे, k दे दी हमने इसको, तो बाकी जितने बचे तो n माइनस के होने का ये सबूत है कि n माइनस के तो होंगे। लेकिन f क्यों लगाए, क्योंकि आपने उसको रेंज का बेसिस बनाना है, तो उसमें रेंज टाइप के, इमेज टाइप के एलिमेंट होने चाहिए ना, इसलिए इमेज टाइप का। अब बस पहला काम इसको दिखाना li, नंबर 1 फॉर li लीनियरली इंडिपेंडेंट। li के लिए क्या करते हैं, li के लिए बहुत सिंपल काम, समीशन ai और इसके एलिमेंट क्या बोलेंगे, ai f x k प्लस आई। समझ में आ रहा है, k प्लस आई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बोलो, और अच्छा लिखूं तो मैं इसको भी k प्लस आई लिख दूं क्या, ऐसे ए आई के प्लस आई इक्वल टू 0। बोलो, अब इसके अंदर अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो i की वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 से लेकर n तक। तो k प्लस 1 एक्स के प्लस 1 k प्लस 2 एक्स के प्लस 2 एंड सो ऑन। लेकिन किसकी फॉर्म में जाएगा, f की फॉर्म में जाएगा। अब चाहे li हो ld हो, ए आई एक्स आई तो 0 होता ही था, ए आई एक्स आई तो इक्वल टू 0 ही होता था। अब आप इसे जब एक्सपेंड करें तो इसको कैसे लिखेंगे, a k प्लस 1 f x k प्लस 1, एक और लिख देता हूं, a k प्लस 2 f x k प्लस 2 k प्लस 2 एंड लास्ट बोलो क्या, a k प्लस n, n ही पहुंच जाएगा बस सीधा, k प्लस n बोलेंगे, हाँ n माइनस k तक जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 2 3 और n माइनस k तक, n माइनस k तक, ठीक है। इसकी वैल्यू समेशन, टोटल टर्म्स तो n माइनस के है ना, तो फिर यहाँ n माइनस के ये टोटल टर्म्स है, इस वजह से तो i की वैल्यू n माइनस के तक, ठीक है। तो लास्ट वाला कहां पहुंचेगा, a n और x n तक इज इक्वल टू 0 होगा। और ये नहीं f छूट गया, नहीं f x n पहुंचेगा ना लास्ट वाला, तो देखो कैसे हुआ, यहां रखोगे ना आप लास्ट वाला n की जगह, तो फिर n की जगह जब एक एक करके i की वैल्यू रखते जाओगे आप, i की वैल्यू लास्ट वाला रखोगे n माइनस के, तो n माइनस के तो k से k कट, क्या बचेगा, xn बचेगा। ऐसे यहां पर n माइनस के तो an, समझो ना, n माइनस के टर्म से, तो i की जगह n माइनस के रखेंगे तो k से k कट, तो an हो जाएगा, यहां भी an हो जाएगा। तो इस तरह से ये लास्ट वाला टर्म ये बचा। अब आप यहां पर होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बाय होमोमॉर्फिज्म। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ, ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, a k प्लस 1 x k प्लस 1 a k प्लस 2 x k प्लस 2, दिख रहा है, प्लस क्या लिखेंगे, a n और x n, समझ में आया, इज इक्वल टू 0। और अभी अभी क्या पढ़ा आपने, बोलो, अभी अभी आपने पढ़ा f0 इज इक्वल टू 0। अगर किसी f का वैल्यू 0 आ रहा है तो ये कब हो सकता है, जब वो खुद ही 0 हो। लिखेंगे बाय f0 इज इक्वल टू 0, वी गेट a k प्लस 1 x k प्लस 1 a k प्लस 2 x k प्लस 2 अप टू a n एक्स एन इज इक्वल टू 0। अभी बताओ ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये इक्वेशन 1 जैसी फॉर्म नहीं है, इक्वेशन 1 ये वाली ए आई एक्स आई वाली, तो ये ए आई एक्स आई वाली फॉर्म है जिसमें ऑल ए आई पहले से 0 है। तो इक्वेशन 1 से अब आप कह सकते हैं कि ऑल ए आई 0 है, तो इस तरह से ये एल आई हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, इसे आप लिखेंगे समेशन ए आई एक्स आई इज इक्वल टू 0, और आई की वैल्यू तो कहां से कहां तक, 1 से लेकर n माइनस के तक। देखो क्या हुआ, ये
इसको आप ए आई एक्स आई की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो इसे ए आई एक्स आई की फॉर्म में लिखो, इस पे मत जाओ आप कौन सी समीकरण लिखना है, बस ये देखो कि ए वन ए आई एक्स आई की फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे। और ये फॉर ऑल ए आई बराबर 0 है बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले ही हमने ये बात लिखी हुई है कि सभी ए आई इस फॉर्म के क्या है, 0 के बराबर है। तो हमारा टारगेट ये था कि हम यहां से लेके शुरू करें ए आई जो भी हैं ये नंबर्स, और ये जितने भी ए स्केलर्स हैं वो सभी के सभी क्या हो जाने चाहिए, वो सभी के सभी 0 हो जाने चाहिए। और जब ये 0 होंगे, जब ये 0 होंगे तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो बी आर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, कौन बी आर, यहां से लेके कौन सा सेट माना था, ये वाला। जब ये सेट आपने माना तो एक जनरल इसमें आप एफ एक्स कंसिडर करते हैं, फिर ये एल डी हो जाता है, एल डी होगा तो पीछे वाले को एल सी, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो एल एस के लिए भी हो जाएगा। फिर वो थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा यहाँ इमेज के लिए, एफ के लिए। और एफ में यूज क्या हो रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये वाला यूज करके फिर ये बनेगा सिंपल इतना, और फिर ये हो जाएगा एल आई। और दूसरा पार्ट इसका क्या करेंगे, नंबर 2 फॉर एल एस लीनियर स्पैन, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, आर टी को, आर टी को। देन द सेट, देन द सेट, कौन सा सेट, ये जो हमने माना ए के प्लस 1, ए के प्लस 1 नहीं, एफ ऑफ एक्स के प्लस 1, किसकी बात चल रही है, इस बी आर की, एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 से लेकर यहां तक। इसके बाद हम एफ एक्स रख रहे हैं उसके अंदर, तो जैसे आप इसमें रखेंगे तो एफ ऑफ ऐसे एफ एक्स एन तक जाएगा, और लास्ट में क्या दिख रहे हैं, कॉमा लगाकर एफ एक्स इज एल डी। नाउ अब क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। एल डी होगा तो ये लास्ट वाला अपने से पीछे वालों का क्या होगा, एल सी होगा। सो एफ एक्स क्या होगा, एल सी होगा ऑफ एफ एक्स के प्लस 1 से लेकर एफ ऑफ एक्स एन तक। यानी एफ एक्स जो है वो एल सी हुआ ऑफ, एल सी हुआ किसका, बी आर का। जितने बी आर के एलिमेंट्स है, सब बी आर के तो एलिमेंट्स है, उन्हीं का तो एल सी है, यानी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन करके सभी एफ एक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। सो बी आर स्पेन्स किसे, आर टी को, आर टी को स्पेन करेगा, दैट इज एल ऑफ बी आर इज इक्वल क्या, आर टी। थोड़ी लेंथी जरूर है लेकिन आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, बी आर क्या हो गया, बेसिस हो गया। thus Br is the basis of T images. T images. अब T images क्या मतलब? That is RT. उसी को तो कहते हैं RT. और इसमें कितने एलिमेंट्स थे? कितने एलिमेंट्स थे? n माइनस के. So dimension RT is equal cardinality of BR. Cardinality of BR. और BR में कितने एलिमेंट्स हैं? n माइनस के. और यही तो चीज है वो. रो T is equal n माइनस के. तो ये आपको प्रूफ करना था. Hence proved और and hence क्या कह सकते हैं? रो T प्लस न्यू T इज इक्वल n. लैंग्वेज में लिखूं तो क्या कहूं इसे? क्या कहेंगे इसे? रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल डायमेंशन ऑफ V. डायमेंशन ऑफ V. ऐसे. तो ये रैंक नलिटी थ्योरम कहलाती है. ये ऐसे प्रूफ होती है. ठीक है. एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से देख लो इसे. थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है. ये आपको प्रूफ करना है. रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल डायमेंशन. तो क्या करेंगे आप? एक सबसे पहले
ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे। चूंकि V फाइनाइट डायमेंशन का है तो जरूर उसका एक बेसिस होगा, उसका बेसिस होगा तो पक्का उसके कुछ एलिमेंट्स W के नल स्पेस की तरह W के 0 पर मैप होंगे, तो इसका मतलब वहां पर नल स्पेस भी क्रिएट होगा। तो पहली बात तो यहां से आपको दिखाना है कि ये सब बेसिस बना रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन n हुई, और इसमें ऑल AI समीशन AI xi की फॉर्म में कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसके AI जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, उसके बाद हमने ये नल स्पेस NT लिया और इसी में से x के एलिमेंट हटा करके, ये x के एलिमेंट हटाकर ये इसका बेसिस बनाया n का, तो Bn नाम दिया उसे। अब हमें प्रूव करने पर पहुंचे तो रैंक T प्लस नलिटी T इक्वल n था, और ये अगर हमने वैल्यू रखी तो n माइनस के, एक्चुअली अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमने एक एनी सेट मानना है जिसमें n माइनस के एलिमेंट होंगे और उसे बेसिस दिखाना है, लेकिन सेट कैसा होना चाहिए, सेट इस वेक्टर के जैसा होना चाहिए। ये RT कौन है, RT इमेज का कलेक्शन है, तो इसका मतलब इसमें आपको BR रेंज के लिए एक सेट मानना जिसमें n माइनस के एलिमेंट्स होंगे, तो फिर ये फंक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए, इमेज की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इमेज की फॉर्म में बस आगे तो इसको हमें क्या दिखाना है, एक Li दिखाना है और दूसरा LS दिखाना है उसका। Li के लिए कुछ नहीं करते, समीशन AI xi इक्वल टू 0 करते हैं। जान पूछ के मैंने एक k प्लस 1 k प्लस i लिया, क्योंकि आप ये देख सको कि जो टर्म्स k प्लस i से शुरू हो रही है n तक पहुंची, तो यहां ये बात फिक्स है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, n माइनस k ही रहेंगे, इसलिए स्पेशली k प्लस i से लेना पड़ा। आगे बात समझ आपको, तो जब ये k प्लस i से लेना पड़ा तो ये रिलेटेड है किस चीज से, इक्वेशन नंबर 1 से, ताकि इक्वेशन 1 की हेल्प ले सके हम ai इक्वल टू 0 कहने में, li में हमें यहां से हेल्प मिल सके, तो इसलिए उसी की फॉर्म के हमने एलिमेंट्स लिए। तो ये एलिमेंट्स पकड़े, लेकिन इमेजेस के सेट हैं, ये इमेजेस उन v1 के एलिमेंट्स के लिए। अब फिर पहले li किया तो थोड़ा सा हमने मैपिंग वगैरह लगाई, ये फंक्शन f0 बराबर 0, फिर ये फॉर्म बना दी हमने वेक्टर स्पेस वाली v वाली, W से V पर कन्वर्ट कर दिया, और जब ये W से V पर कन्वर्ट हो गया तो V तो वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो सभी AI 0 थे इक्वेशन 1 से, अभी हो गया Li। LD के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट पकड़ते हैं RT से, इस वापस BR में रखा तो फिर ये LD हो जाएगा, फिर पीछे वालों का LC होगा, और जब ये पीछे वालों का LC होगा तब ये LC जो है पूरे BR LC को क्रिएट कर देगा, फिर ये हो गया हमारा बेसिस। और बेसिस हुआ तो इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि n माइनस के एलिमेंट्स के साथ में ये बेसिस बन रहा है, ये प्रूफ हुआ, इसका मतलब ये प्रूफ हुआ, यानी ये वाली प्रूफ होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम, थोड़ी सी भारी है लेकिन एक बार आप करना सॉल्व हो जाएगी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।